श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्लास 10th के लिए बायोलॉजी से श्वसन तंत्र के मुख्य अंग के रूप में जानकारी दी गई। फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। यह गुलाबी रंग का एक गुंबदनुमा स्पंजी संरचना है। लंग्स गुलाबी रंग का गुंबदनुमा स्पंजी संरचना फेफड़ा कहलाता है। पल्मोनरी ऑर्गेन यानी फुफ्फुस अंग के रूप में श्वसनिका, श्वसनी, वायु कोष्ठिका को जाना जाता है। और इसी में यह जो फेफड़ा है फ्लूरल गुहा यानी इसके अंदर खाली जगह होते जिसमें वायु कोष्ठिका होगी और उस वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन को संचित करने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी पाई जाती है वायु कोष्ठिका में। ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी का अर्थ है एयर को वो स्टोर करके रखती है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एयर उसमें जमा रह पाए, इसीलिए उसकी संख्या 3 गुना 10 पर पावर 8 है। उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। 400 से 800 घन फीट उसमें हवा अटने की क्षमता हो जाती है। मनुष्य के फेफड़े में 400 से 800 घन फीट हवा को धारण करने की जो क्षमता है वो वायु कोष्ठिका की ही देन है। काफी संख्या में उपस्थित वायु कोष्ठिका और एक वायु कोष्ठिका का क्षेत्रफल गुना होकर पर्याप्त स्थल उत्पन्न करता है। यह विचारणीय तथ्य है। 400 से 800 घन फीट हवा, 400 घन फीट का मतलब एक छोटा मोटा कमरा में जितनी हवा अटेगी उतनी हवा हमारे शरीर के फेफड़े में जमा रखने की क्षमता है। तो उतनी हवा उसमें जमा रह रही है, तो वह कौन जमा रख पा रही है? तो एल्वोआई, वही वायु कोष्ठिका जिसकी संख्या पर्याप्त दी गई है। इसी वायु कोष्ठिका में जो झिल्ली पाई जाती है, बाहरी जो झिल्ली है, वह झिल्ली कभी कमजोर हो जाती है। ब्रोंकियल्स की भी झिल्ली कभी कमजोर हो जाती है। तो वैसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच एक रिएक्शन होता है और एक कलरफुल म्यूकस यानी म्यूकस जो पाया जाता है फेफड़ा में, उसका रंग सिंदूरी हो जाता है और वह म्यूकस
किसी भी प्रकार से, यानी कफ यदि फेफड़ा में स्टोर हो गया, व्यक्ति के फेफड़े में कफ जमा हो गया, तो उस कफ से कमजोर ब्रोंकियल्स या वायु कोष्ठिका CO2 और हीमोग्लोबिन को अलग नहीं कर पाती है, उस कफ में आकर सट जाती है। बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी उससे कमी होने लगेगी और उससे उस कफ का रंग जो है वो सिंदूरी अर्थात वायलेट हो जाता है। और व्यक्ति जब एक्सप्लाइट करेगा, थूकेगा, तो उसके कफ का रंग कलरफुल होगा, जिससे उसको देखकर टीबी होने का भय महसूस होता है, जबकि वो टीबी नहीं है, वो सिर्फ पल्मोनरी स्ट्रांग करने वाली दवा जब उसको दी जाती है, पल्मोनरी रिलेटेड बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, वैसी दवा को लेने से इस प्रकार की समस्या का समाधान होने लगता है। तो मुख्य रूप से यहां जानना है कि अब फेफड़े में फ्लूरल गुहा है, तो फ्लूरल गुहा एक खाली स्थल है, उसमें वायु कोष्ठिका है, और फिर पेराइटल फ्लूरा, पेराइटल फ्लूरा एक झिल्ली है, फ्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच, पेराइटल फ्लूरा और फ्लूरल मेम्ब्रेन के बीच म्यूकस उपस्थित रहता है। यह फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया में घर्षण से फेफड़े को सुरक्षा देता है। इसके अतिरिक्त यह म्यूकस जहां नासिका छिद्र के बाद घुमावदार हड्डियों की जो पट्टी है, जिसको कौंची के नाम से जाना जाता है, वहां भी म्यूकस होते हैं, और उस कौंची के नीचे एपिथीलियम उत्तक में बहुत महीन रक्त कोशिकाओं की जाल होती है। यह कहां बता रहा है? नासिका पट्टी जहां पाई जाती है, कौंची जहां पाया जाता है, इसके पीछे वाले वीडियो में कौंची की चर्चा की गई है। उस कौंची यानी नासिका पट्टी जो श्वसन क्षेत्र है नाक का, उस नासिका पट्टी के पास एपिथीलियमी उत्तक में महीन कोशिकाओं की जाल होती है, रक्त की जालिका होती है, और म्यूकस जब वहां ड्राई हो जाता है तो वैसी स्थिति में वह रक्त की जालिका फटने लगती है और नाक से रक्त स्त्राव होने लगता है। यह स्थिति तब होती है जब व्यक्ति विशेष रूप से एस्नोफेलिक इफेक्ट में होते, एस्नोफेलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, और इसके अलावा सामान्य तौर पर भी अधिक गर्मी के कारण या अधिक कोल्ड ड्रिंक उपयोग में लाए जाने के कारण वह जो कौंची है वहां म्यूकस का स्राव घटता है और उसके कारण ड्राई हो जाती है वह एपिथीलियमी उत्तक, और उस स्थिति में रक्त कोशिकाएं की जो झिल्ली है वो टूटती है और नाक से रक्त स्राव होने लगता है। यहां जो फेफड़ा में म्यूकस है, यह म्यूकस, एक म्यूकस तो वहां भी था, यानी कौंची के पास उसकी चर्चा की गई। यह म्यूकस जो फेफड़े में उपस्थित है वह पेराइटल फ्लूरा और फ्लूरल मेम्ब्रेन के बीच फेफड़ों में जो गति होती है, जो आवरण है फेफड़ा के ऊपर चारों तरफ से, वो पेराइटल फ्लूरा का आवरण है, जिसको फ्लूरल मेम्ब्रेन जब बाहरी दबाव डालता है तो म्यूकस उस दबाव को कम करता है, यानी घर्षण से फेफड़े को बचाने का कार्य करता है। फेफड़ा के जहां 12वीं पसलियां होती है, मनुष्य के शरीर की जो 12वीं
जोड़ी की पसली है और उस 12वीं पसली, जोड़ी इसलिए कि इधर भी है इधर भी है, इसलिए जोड़ी हुआ। तो जहां 12वीं जोड़ी की पसली है उसके बीच में डायफ्राम है और यह डायफ्राम गुंबदाकार है जो फेफड़े के बगल में है। यह डायफ्राम उपस्थित रहता है कहां? डायफ्राम तो 12वीं जोड़ी पसली के बीच में रहता है और उदर गुहा तथा वक्ष गुहा, उदर गुहा यहां से पेट शुरू होती है और वक्ष गुहा जहां से चेस्ट का भाग शुरू होता है, उसके बीच में वो डायफ्राम होता है। वह डायफ्राम इसको सुरक्षित रखता है, फेफड़े को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अभी बताया गया था कि जब भी अवांछनीय पदार्थ श्वास नली से होकर फेफड़े में आने लगते हैं उस समय डायफ्राम सिकुड़कर प्रचुर मात्रा में वायु भेजती है श्वास नली में ताकि वह अनवांटेड मटेरियल फेफड़ा में प्रवेश ना कर पाए, बाहर निकल जाए। उस स्थिति को छींकने की स्थिति के नाम से जाना गया था, छींकना, स्नीजिंग। और फिर जब जल या भोजन आदि एपिग्लोटिस की अव्यवस्था के कारण या जल्दीबाजी में लोग पानी पीने लगे, एपिग्लोटिस एडजस्ट नहीं हो पाया, एपिग्लोटिस श्वास नली को लॉक नहीं कर पाया और उसमें पानी जाने लगा या भोजन के कण जाने लगे, तो उसको ठेलने के लिए जिस प्रकार अधिक वायु की जरूरत होती है वहां उस स्थिति को सरकने की स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम यहां फेफड़ा के बारे में स्पष्ट जानकारी दे चुके हैं। अब जानना है विभिन्न जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है, अलग अलग तरह के जीवों में श्वसन की क्रिया। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन। एक कोशिकीय जीव प्रायः सीधे ट्रेकिया की सहायता से, श्वास नली की सहायता से श्वसन करते हैं। वह कोशिका तक ऑक्सीजन को सीधे पहुंचाता है। वैसे जीवों में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहते। एक कोशिकीय जीवों में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं रहता, अर्थात वैसे जीवों के शरीर का रक्त लाल दिखाई नहीं पड़ेगा। आप किसी कीट या किसी तिलचट्टे के शरीर से निकलने वाले रक्त का रंग का अवलोकन करेंगे तो वह रक्त का रंग सफेद होगा। तिलचट्टे के बॉडी से व्हाइट ब्लड बाहर निकलता है। यानी उस बहुत सारे टिड्डे हैं और बहुत सारे कीट हैं, बहुत सारे ऐसे कोशिकीय जीव हैं जिनके शरीर में व्हाइट ब्लड होता है, यानी उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का वाहक उसमें उपस्थित नहीं है। हीमोग्लोबिन को यूनिवर्सल वेक्टर भी बोला जाता है, सार्वभौमिक वाहक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, सार्वभौमिक वाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन हीमोग्लोबिन होगा। सार्वभौमिक वाहक, यूनिवर्सल वेक्टर के रूप में हीमोग्लोबिन को जाना जाता है। कंपटीशन वगैरह में बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों के शरीर का रक्त चूंकि व्हाइट होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, अतः उनके शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो ट्रेकिया के माध्यम से जाएगा
और विसरण द्वारा जाएगा। उसमें विसरण द्वारा गैसीय पदार्थों का परिवहन होगा। प्लांट बॉडी में भी जो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है वह भी विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर पदार्थ के परिवहन की क्रिया विसरण कहलाती है। सांद्रता मतलब कोई पदार्थ जिधर ज्यादा है और एक तरफ कोई पदार्थ जिधर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर। उच्च सांद्रता मतलब ज्यादा और निम्न सांद्रता मतलब कम। अब CO2 ज्यादा जिधर है और एक CO2 कम है, तो ज्यादा से कम की ओर अपने गति करेगा। ऑक्सीजन एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, ऑटोमेटिक मूव करेगा। तो गैसीय पदार्थ में इस प्रकार उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गैस पदार्थ के परिवहन की क्रिया विसरण कहलाती है। इसमें गैसीय पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा ही होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में एवं पौधों में गैसीय पदार्थों का परिवहन किस विधि द्वारा होता है? तो उत्तर होगा विसरण द्वारा होता है। अब जलीय जीव है, जलीय जीवों में जलीय श्वसन की क्रिया होती है। जल में रहने वाले जीव के फेफड़े में गिल्स पाए जाते हैं और उस गिल्स में गिल्स कोष्ठिका होती है। जलीय श्वसन एक्वेटिक रेस्पिरेशन, जलीय जीवों में होने वाली श्वसन की क्रिया, जलीय जीवों में होने वाली श्वसन की क्रिया जलीय श्वसन कहलाता है। मछली, सीप, झींगा भी ये सब ऐसे जीव हैं जिसमें जलीय श्वसन की क्रिया होती है। जलीय जीवों में के फेफड़े में गिल्स होते हैं। जलीय जीव के फेफड़े में गिल्स पाए जाते हैं और वह गिल्स कई भागों में विभक्त होता है, जिससे गिल्स पट्टिका कहते हैं। यह गिल्स क्या करता है? तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अलग करने में मदद करता है। जल में घुले ऑक्सीजन को अलग कर श्वसन हेतु प्रदान करता है। श्वसन हेतु प्रदान करता है। जल में घुले हुए ऑक्सीजन को कौन अलग किया? तो गिल्स अलग किया। मछलियों में गलफड़े के पास जो लाल रंग का फूल जैसा दिखाई पड़ता है, गलफड़े को खोलने से वही गिल्स है। वह कई अस्तरित संरचनाओं में सजे हुए होते, उसको गिल्स पट्टिका के नाम से जाना जाता है। जल एक तरफ से बाहर से प्रवेश करेगी
और गिल्स से होते हुए पार करने लगती है, तो गिल्स जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और फेफड़ा को दे देती है, जिससे श्वसन की क्रिया होती है। उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन होते हैं, ब्लड का रंग लाल होता है। फिर जिस प्रकार श्वसन हम सभी जीवों में होते हैं, उसी तरह मछलियों में भी जलीय श्वसन होता है। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्गेन्स के रूप में जलीय जीवों में गिल्स लगे होते हैं, जो सीधे ऑक्सीजन को अलग कर, पानी से ऑक्सीजन को अलग कर प्रदान करता है फेफड़ा को। प्लांट बॉडी में जो श्वसन की क्रिया होती है, पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है, पौधे के जड़, तना, पत्ती, तीनों अंगों से श्वसन होता है। पत्ती में स्टोमाटा ज्यादा रहता है, इसलिए पत्तियों में श्वसन की क्रिया सबसे अधिक होती है। चूंकि एस्टोमाटा से जो श्वसन होता है, एस्टोमाटा छिद्र है, उस छिद्र से होकर गैसीय पदार्थों का आवागमन होगा। तो जब तक धूप रहती है, धूप जब बहुत अधिक रहेगी, तो उस छिद्र से CO2 अंदर जाएगा। उस समय ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता या कम मात्रा में जा पाता है, यानी उस समय CO2, उस समय दोनों क्रियाएं चलती है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, श्वसन भी होता है, और पाथ एक ही है, एस्टोमाटा छिद्र। तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश यदि उपस्थित है तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, श्वसन कम होगा। संतुलित प्रकाश तीव्रता के बारे में जिसमें जानकारी दी गई, उसमें स्पष्ट कर दिया गया। और उस समय यह भी बताया गया था कि पौधों में गैसीय पदार्थों का विनिमय कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाता है, बाहर जाता है, उसके बारे में 2 तरह की बातें उसमें बताई गई थी। इसलिए विसरण, जो ये विसरण, पौधों में विसरण की जो बात होगी, इसकी भी चर्चा पहले कर दिया गया है। इसमें डिफ्यूजन से संबंधित जो बातें हैं, मैं पुनः इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो एस्टोमाटा है, जो छिद्र है, तो जैसे ही उस छिद्र से होकर CO2 अंदर जाने लगता है, उस समय अंदर का CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ऑटोमेटिक श्वसन की क्रिया कम होने लगेगी। तो दिन भर श्वसन की क्रिया कुछ ना कुछ बाधा युक्त होती है पौधों में, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा था, श्वसन की क्रिया स्वतंत्र रूप में नहीं हो पा रही थी पत्तियों में, लेकिन जड़ में पूरी तरह श्वसन हो रहा था, तना में पूरी तरह श्वसन हो रहा था, पत्तियों में श्वसन बाधा युक्त थे। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो जाता है, तो रात में जड़ में भी श्वसन, तना में भी श्वसन हो ही रहा था, पत्तियों में भी श्वसन की क्रिया होती है, यानी वहां उस समय एक दैसिक हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, उस समय एक ही दिशा में सिर्फ श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन लेने की क्रिया और CO2 छोड़ने की क्रिया। मूल रूप से यह जानना है कि दिन में छिद्र यानी गैसीय पदार्थों के आने जाने के जो मार्ग हैं, उसमें दोनों मार्ग खुला हुआ रहता है, अप डाउन दोनों, इसलिए क्रिया बाधित हो जाएगी श्वसन का। लेकिन जब रात में वह स्थिति आती है कि प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, तो श्वसन की क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक होगी और अधिक मात्रा में होती है। कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसलिए कि रात में CO2 प्रचुर मात्रा में प्लांट छोड़ेगा, और जहां हम सोए हुए रहेंगे उस सराउंडिंग में CO2 प्रचुर मात्रा में होगी। तो जब हम श्वास लेने लगेंगे तो उस वायु में CO2 ज्यादा हमारे शरीर में चला जाएगा और डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मृत्यु भी हो सकती है ऑक्सीजन की कमी में रहने से। अतः
प्लांट के जड़, प्लांट का जो जड़ है उसमें मूल रोम है, और मूल रोम जड़ में रेस्पिरेशन इन प्लांट बॉडी। रेस्पिरेशन इन प्लांट बॉडी में पत्ती एस्टोमाटा द्वारा और तना जड़। तना में लेंटिसेल की कोशिकाएं जो होती है वो श्वसन की क्रिया में मदद करती है। जड़ में मूल रोम होता है, मूल रोम, यह मूल रोम एपिडर्मल कोशिकाओं में पाई जाती है। एपिडर्मल कोशिका में, यह भी ऑब्जेक्टिव है। एपिडर्मल सेल में मूल रोम है और यहां श्वसन की क्रिया होगी। तो जड़, तना और पत्ती तीनों से श्वसन। रात में पत्ती द्वारा श्वसन की क्रिया फास्ट। अब इसमें है एक प्रकाश श्वसन। यह प्रकाश श्वसन प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है। जब किसी प्लांट को प्रचुर प्रकाश उपलब्ध होने लगता है और उस समय भी वो श्वसन की क्रिया उसी गति से कर रही होती है, तो उस प्रकाश श्वसन की क्रिया के कारण ग्लाइकोलेट बनता है। ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है, जो प्लांट में ग्लाइकोलेट संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। और यह ग्लाइकोलेट प्लांट के बॉडी में, तना में कहीं जमा हो जाएगा और धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, वह पूरा भाग तना का खाली रह जाएगा। यह प्रकाश श्वसन की क्रिया के कारण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की क्रिया प्लांट बॉडी में संपन्न होती है, जिससे ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। यह ग्लाइकोलेट संचित होकर प्लांट के बॉडी को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। वहां जहां ग्लाइकोलेट का संचयन हो जाएगा, उस स्थान पर जो रेशे बनते हैं, रेशा का जो निर्माण होता है, जिस रेशे के द्वारा, यानी सेल्यूलोज से जो रेशा का निर्माण हुआ, उसी से वही हार्ड होकर लकड़ी का निर्माण करता है। तो जिस भाग में ग्लाइकोलेट जमा हो गया, वहां सेल्यूलोज के द्वारा लकड़ी का निर्माण वेल अरेंज सिस्टम में नहीं हो पाएगा, तो वह तना का भाग खाली रह जाता है ग्लाइकोलेट के संचयन के कारण। यानी तना में किसी खास स्थान पर अचानक इम्प्टी प्लेस के उपस्थित होने का कारण है अधिक मात्रा में ग्लाइकोलेट का संचयन हो जाना, जो फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया के कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। अब श्वसन एवं दहन से संबंधित तथ्यों को जानना है। एक और बात जानने की जरूरत है कि श्वसन की क्रिया से बॉडी के वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्वसन की क्रिया से बॉडी वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉडी में जो ग्लूकोज है वह वेटफुल है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वेट है। हम भोजन किए, ग्लूकोज बना, रक्त की सहायता से कोशिका तक ग्लूकोज गया, यानी पूरे बॉडी में जो ग्लूकोज उपस्थित है वह वेट प्रदान कर रहा है हमारे बॉडी को। लेकिन जब श्वसन की क्रिया होगी तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देगा और CO2 मुक्त हो जाएगा, H2O मुक्त हो जाएगा, ATP और ऊर्जा बन जाएगी, यानी वह जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो शरीर के भार में कमी आती है। तो श्वसन की क्रिया से, श्वसन की क्रिया से शरीर भार में
कमी आती है, क्योंकि श्वसन केटाबॉलिक प्रोसेस है। अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया में ग्लूकोज के अणु टूटेंगे। अपचयी क्रिया, केटाबॉलिक प्रोसेस, अपचयी क्रिया। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, CO2 बनकर वायुमंडल में निकल जाता है, H2O बनकर वायुमंडल में निकल जाता है, खाली ऊर्जा जमा रह जाती है। तो कोई पदार्थ हम पॉकेट में रखें और वो गैस बन के निकल जाए तो पॉकेट हल्का हो जाएगा कि नहीं? उसी तरह शरीर में ग्लूकोज जब टूटकर गैस बनकर निकल गया और सिर्फ ऊर्जा का संचयन हो गया ATP के रूप में, तो शरीर वेट ऑटोमेटिक कमेगा। लेकिन यह आंशिक कमी है। अब हम जनरल तौल लेते हैं कि हमारा बॉडी वेट 50 किलो है, हम सांस लेके फिर तोलेंगे तो 49 किलो नहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत कम मात्रा में घटती है और लिटिल अमाउंट में घटता है। इसका ऑब्जर्वेशन नॉर्मल नहीं है। श्वसन और दहन। श्वसन भी ऑक्सीकरण क्रिया है, उपचयी क्रिया है, और दहन भी उपचयी क्रिया है, यानी यह भी ऑक्सीकरण है। कुछ समानता भी हम लिख देंगे और कुछ असमानता भी, जैसा पूछेगा। ऑक्सीकरण की क्रिया है, यह भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। यह ऐसा ऑक्सीकरण, इसमें सिर्फ O2 चाहिए और इसमें O2 के साथ O2 चाहिए या कभी N2 भी चाहिए। दहन नाइट्रोजन की उपस्थिति में हो जाता है, यानी दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी दहन है जो बिना ऑक्सीजन का हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम के फीते का नाइट्रोजन में जलना, उष्मा निकलती है, दहन तभी कहा जा सकता है जब रासायनिक अभिक्रिया हो और उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद उष्मा का क्षेपण हो। उष्मा मुक्त होती है, दहन हो गया। और मुक्त उष्मा अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करे। दहन में मुक्त उष्मा अभिक्रिया को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। तीसरी बात यह है कि यह जो क्रिया है यह धीमी क्रिया है, और यह जो क्रिया है यह तीव्र क्रिया है। तो श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। यह मंद दहन है और यह तीव्र दहन के अंतर्गत। दहन की क्रिया तेज भी हो सकती है, लेकिन श्वसन जो है वो एक मंद क्रिया है। इससे ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है। और यहां जो ऊर्जा मुक्त होती है वह प्रकाश ऊर्जा होती है या फिर ऊष्मा ऊर्जा होती है, और यह वायुमंडल में चली जाती है, यानी इन्वायरमेंट, ये सराउंडिंग में चली जाएगी, जो स्टोर नहीं है। यहां यह ऊर्जा स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। इस प्रकार श्वसन और दहन दोनों ऑक्सीकरण है। श्वसन सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होगी और नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी होती है। यह धीमी क्रिया है, यह तीव्र क्रिया है। इसमें ऊर्जा जो मुक्त होती है वो ATP के रूप में, और इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। दहन की क्रिया के लिए सामान्य शरीर ताप चाहिए। सामान्य शरीर
ताप, मुख्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए। इस पर श्वसन की क्रिया ठीक ढंग से होगी, लेकिन इसके लिए दहन की क्रिया के लिए ज्वलन ताप चाहिए। ज्वलन ताप, तभी दहन होगा। इग्नियस टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक पदार्थ जलना प्रारंभ नहीं करेगा। अलग अलग पदार्थों यानी उच्च ताप की जरूरत है, यह सामान्य ताप पर होने वाली क्रिया है। कोई भी पदार्थ, जैसे यूं ही कोई पदार्थ ये जलना शुरू कर दे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है, स्वतः दहन है, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल। लेकिन हम लकड़ी को जलाएंगे तो उसको पहले ज्वलन ताप देना होगा, यानी उच्च ताप की जरूरत होती है दहन में, इसको उच्च ताप की जरूरत नहीं होती है। अंतर और बहुत निकाला जा सकता है, लेकिन जो सफिशिएंट जरूरी बातें थी आपके सिलेबस के अनुसार 10वीं वर्ग में श्वसन से संबंधित जिन पहलुओं की जानकारी की जरूरत थी, हमने आज तक, यानी कुल 4 पार्ट हो गए। श्वसन के कुल 4 पार्ट हैं। आप चारों पार्ट यदि जान जाएंगे तो मुख्य रूप से आप 10वीं वर्ग के श्वसन से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे। और यह एक ऐसी चीज है जिसको परीक्षा के व्यू से भी जानना है, और एक दूसरा व्यू तो है कि कोई इसमें ऐसा अननोन बात नहीं है जो आप रोज देखते नहीं है। आप भी तो श्वास लेते होंगे, इसलिए श्वसन की क्रिया को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।